हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। और आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एमसीक्यूज़ और ब्लैंक्स और वो कुछ टर्म्स वगैरह रह गए थे उनको डिस्कस करने वाले हैं। मतलब कि ये वाले एमसीक्यूज़, मतलब कि ये वाली ब्लैंक्स और ये वाले कुछ हमारे पास टर्म्स थे, इनको डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें, मेरे ग्रुप्स एंड पेजेस की लिंक्स आपको वहाँ पे मिलेंगी। प्रीवियस वीडियोस की जो कि ऑलमोस्ट 300 तकरीबन अपलोडेड है मेरे चैनल पर, वो आपको जो है उनकी लिंक्स भी मेन आपको कैरियर काउंसलिंग और ये अभी जो 9th क्लास का मैंने न्यू स्टार्ट किया है, कंप्लीट कोर्स करवाना है मुझे, उसकी लिंक्स आपको मिल जाएंगी। अदरवाइज़ आपको कोई और वीडियो चाहिए मोटिवेशन से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या फिर फर्स्ट ईयर इंटर के कोर्स से रिलेटेड, एमडी कैट से रिलेटेड, पास्ट पेपर से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड मीन्स, तो आप प्लेलिस्ट को जाके चेक करें, आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी वहाँ पे। सो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे क्या करना है, बोला जा रहा है कि ये हमारे पास रिव्यू क्वेश्चंस हैं। आपने अभी सारा चैप्टर पढ़ लिया, इससे पहले वाली वीडियो तक समरी भी समझा दी, इसके क्वेश्चन किस तरह से करने हैं ये भी समझा दिए मैंने। नहीं देखी वो वीडियो तो पहले देख लें, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी समझ आएगा। अब बोला जा रहा है कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर, मतलब जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपने सर्कल कर देना है, ठीक है। आप लोगों के पास अपनी बुक होगी, आपने क्या करना है, पेंसिल को अच्छे से शार्प करना है और इस तरह से जो है सही वाले आंसर पर सर्कल बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्कल इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे इस तरह से काम कर रही हूँ, मीन्स मोबाइल पे काम कर रही हूँ, और इसको मैं इतना बड़ा, अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पर सर्कल बनाती हूँ तो ये अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है ना, बहुत गंदा लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, उस पे ऐसे टिक कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैंने किस पे टिक किया है, कौन से ऑप्शन की बात हो रही है। सही है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे आ जाती हूँ। अब हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू से ध्यान से सोचना है आपने, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, बहुत अच्छे से रिवीजन किया है। आई होप आप लोगों ने पहला वाला रिवीजन भी करके रखा हुआ होगा। इस पार्ट के लिए आपने रिवीजन लाजमी करना होता है। पूरा चैप्टर को रिव्यू दिया करें, जो चीज़ समझ नहीं आई वीडियो देखी, फ्रेंड से पूछी, क्लास में पूछी, स्किप नहीं करना है, ठीक है। लास्ट में एक अच्छी सी बात आपसे मुझसे पूछनी है, तो वो मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है ना। तो उसकी अगर आप चाहते हैं वो बात सुनना तो एंड तक देख लीजिएगा। सो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इनमें से जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप क्या कर सकते हैं, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम साइंटिफिक वे में जो नेमिंग करते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, ये एक साइंटिफिक मेथड होता है, उसके रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके तहत हम नेमिंग करते हैं। तो वो कौन सा तरीका है, वो कौन सा तरीका इनमें से सही है उन रूल्स के मुताबिक लिखने का। तो अब आप देखें ऑप्शन नंबर ए। हमारा रूल ये था कि हमारे पास जो जीनस होता है वो पहला नंबर नेम जो होता है, मतलब वो दो रूल, हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स हमें ये कहते हैं कि हमारे पास जो साइंटिफिक नेम होता है वो दो वर्ड्स का होना चाहिए। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इन सब में दो दो वर्ड्स हैं, लेकिन इसमें दो नहीं है। ये जो ई है इस तरह से डॉट में, हमने ये भी रूल्स के अंदर पढ़ा था कि इस तरह का कोई वर्ड होगा तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि उस साइंसदान ने दिया है, या उससे रिलेटेड, उस साइंसदान से रिलेटेड ये कोई चीज़ है। दिस इज़ नॉट अ जीनस, ठीक है, दो वर्ड्स होना लाजमी है। तो इसलिए पहले रूल को ही हमने देखते हुए हमने क्या किया, ऑप्शन नंबर बी को तो भाई कट कर दिया कि ये तो नहीं हो सकता। फिर हमने दूसरा रूल ये पढ़ा था कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के मुताबिक हमारे पास जो जीनस होगा उसका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा, जैसे यहाँ पे सी है, जैसे यहाँ पे ए है, जैसे यहाँ पे एच है, वो कैपिटल होना चाहिए। तो इसको देखते हुए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सही है। तो अब हमारे पास या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। अब हमने इसको देखना है। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास स्पीशी का जो नेम होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में होगा सारा का सारा, सिर्फ जेनरा का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा, और लिखा हुआ भी इटैलिक राइटिंग में होना चाहिए। अगर आप पेंसिल से लिख रहे हैं तो नीचे अंडरलाइन होनी चाहिए, मतलब हाथ से लिख रहे हैं हैंड रिटन फॉर्म में, और अगर वो आप कैसे लिख रहे हैं, मतलब प्रिंटेड फॉर्म में है, तो वो इटैलिक होना चाहिए। सही है, इतनी बात हमने की थी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ, क्योंकि इन सारी बातों पे ऑप्शन नंबर सी तो पूरा उतर ही नहीं रहा, अगर सिर्फ एक ही रूल हम देखते, इटैलिक वाला ही देखते, तो उससे भी हमें ज़ाहिर हो जा रहा था इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए है। तो मैं यहाँ बराबर में लिख लेती हूँ कि यहाँ इसका ऑप्शन नंबर ए है।
फिर अब MCQs नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। ये है हमारे पास MCQs नंबर 2। हमने मिसमैच फाइंड करना है। मिसमैच का मतलब होता है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है दूसरे वाले चीज़ के साथ। मतलब प्लांटी के साथ टेरिडोफाइटा हमारे पास जो है ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीज़ हमने देखनी है कि जो जिसके सामने वर्ड लिखा हुआ है वो उससे किसी ना किसी तरह से मिलता जुलता कोई ना कोई इसका रिलेशन होना चाहिए उसके साथ। ठीक है, तो वो सारे सही होंगे और जो गलत वाला होगा, जो मैच नहीं करना होगा, आपको उस मिसमैच के साथ टिक करना है। तो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि जो एनिमेलिया है किंगडम, उसके अंदर अमेबा को हमने नहीं रखा था। क्यों नहीं रखा था? क्योंकि ये यूनिसेलुलर था और हमने इसको क्या किया था, प्रोटिस्ट के अंदर यूकैरियोटिक्स के साथ रखा था क्योंकि ये यूनिसेलुलर था, इसके पास प्रॉपर्टीज़ ही नहीं थी। क्योंकि एनिमेलिया के अंदर होने के लिए हेट्रोट्रॉफिक इंगेस्टिव हमारे पास जो मूड होता है न्यूट्रिशन का वो होना चाहिए, उसकी भी टाइप हेट्रोट्रॉफिक होनी चाहिए, मल्टी सेलुलर होने चाहिए। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स अमेबा के पास नहीं थी, इसलिए इसको रखा गया था किसमें? इसको रखा गया था प्रोटिस्टा में। ठीक है, बाकी सारे ठीक हैं। प्रोटिस्टा के अंदर लिखा है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम हमारे पास इसी के अंदर थी। फंजाई, म्यूकर, ये सब सही है हमारे पास। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि सेकंड का हो गया डी। सही है। थोड़ा सा इसके सामने ऐसे एरो बना देती हूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, आज थोड़ा खोल के समझा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। थर्ड है हमारे पास आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने क्या करनी है, ये हमें सीक्वेंस दी हुई है। हायरार्की और ऑर्गेनाइजेशन हमने डिस्कस की थी इस चैप्टर के अंदर, तो हमें उसकी एक सीक्वेंस गिवन है जिसमें ऑप्शन A, B, C, D ये 4 ऑप्शन हैं। तो हमने इनको देखते हुए सही सीक्वेंस आइडेंटिफाई करनी है। या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब सबसे पहले स्पीशी होनी चाहिए और सबसे आखिर में हमारे पास क्या होना चाहिए, किंगडम होना चाहिए। या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब बड़े से छोटे ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब कि किंगडम से स्टार्ट होनी चाहिए और स्पीशी पे ख़त्म होनी चाहिए। मतलब कि या तो छोटे से बड़े की तरफ वो होनी चाहिए या बड़े से छोटे की तरफ होनी चाहिए, लेकिन एक ऑर्डर होना चाहिए और वो ठीक होना चाहिए, चेन बननी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। आई थिंक यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, स्पीशी ठीक है, जीनस ठीक है, लेकिन किंगडम, डायरेक्ट किंगडम कैसे आ सकता है? नो 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 नो, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर आ जाते हैं ऑप्शन बी पर। बोला जा रहा है किंगडम सबसे पहले, मतलब ये चेन शायद उल्टी चल रही है। उल्टी मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर से चल रही है, बड़े से छोटे की तरफ। चेक कर लेते हैं, क्या पता यही ऑप्शन हो। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ऐसी तो था। स्पीशी थी, फिर जीनस था, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। क्या पता आगे भी कोई ऑप्शन ठीक हो और हम मिस्टेक कर रहे हो, चेक करना ज़रूरी है। एक दफ़ा तसल्ली के लिए चेक कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि किंगडम, फाइलम, सही है, किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली। लेकिन ऐसे तो था ही नहीं, किंगडम के बाद डायरेक्ट फाइलम कैसे आ सकता है? तो ये जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये भी गलत हो गया। फिर डी, स्पीशी, जीनस, यहाँ तक ठीक है। फिर क्लास के बाद फाइलम कैसे आ गया? क्लास आई कैसे? पहले तो फैमिली को आना था, ये भी गलत हो गया। तो इससे हमें क्या हो गया, कंफर्म हो गया कि जो 3 है उसका आंसर है बी। सही है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट MCQs नंबर 4 की तरफ। ऑल आर इन्वॉल्व इन दी क्लासिफिकेशन। अब इस MCQ से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये जो MCQs है ना, इसमें कुछ मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है मैं आपको बताती हूँ कि जब हमने क्लासिफिकेशन का टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि हम जो होते हैं वो 3 क्राइटेरियाज़ के बेस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं, या मॉर्फोलॉजिकल, या साइटोलॉजिकल, या जेनेटिकल। मॉर्फोलॉजिकल के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स थी, होमोलॉगस, एनालॉगस। होमोलॉगस के अंदर उन ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रक्चर सेम था, फंक्शन डिफरेंट था। इसी तरह से जो हमारे पास एनालॉगस स्ट्रक्चर्स थे उनका हमारे पास फंक्शन सेम था, स्ट्रक्चर डिफरेंट था। साइटोलॉजी के अंदर हमने क्या किया था, हम सेल को
गहराई से स्टडी कर रहे थे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर रहे थे, ठीक है। उनकी माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम उनकी सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ देख रहे थे। जेनेटिकल में ये था या जेनेटिक्स में ये था कि हम उनका डीएनए, उनका क्रोमोसोम, उनकी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है उसको देखते हुए हम चेकआउट कर रहे थे। तो अब इन्होंने ऑप्शन दिया है एनालॉगस, होमोलॉगस, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स। तो ये चारों ही ऑप्शन ठीक हैं और इसको मैंने वेरीफाई किया है डिफरेंट सोर्सेज से। तो डिफरेंट सोर्सेज कहती हैं कि ये एनालॉगस होगा, क्योंकि आप अपना दिमाग लगाएं या किसी मेडिकल के बंदे से पूछें जो कि फ़र्दर आगे पढ़ चुका हो, या आप कोई फर्स्ट ईयर का हो, इंटर का हो, या मेरी लेवल का हो, ठीक है, जो कि ग्रेजुएशन कर रहा हो, मतलब ज़्यादा लेवल पे, मतलब मेरे जैसे डीपीटी की स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी भी, तो हम लोग एनाटमी पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, काइनेसोलॉजी पढ़ते हैं। तो ये जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, एक एक बोन, एक एक मसल, एक एक क्लासिफिकेशन हमने बहुत डीप में पढ़नी होती है, ठीक है। या आप किसी एमबीबीएस या किसी बीडीएस के स्टूडेंट से पूछें, आई डोंट थिंक सो बीडीएस वालों को इतना आइडिया होगा, बट एमबीबीएस वालों का ज़रूर होगा। तो आपको पता चलेगा कि ये चारों ही ऑप्शंस एक तरह से ठीक हैं। हाँ, अगर एक ऑप्शन ऐसा होता मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, फिर एक होमोलॉगस होता, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो जाता कि जब मॉर्फोलॉजी के अंदर एनालॉगस एंड होमोलॉगस दोनों आ गए तो फिर हम इसको कट आउट कर सकते हैं। तो इस एमसीक्यूज़ को आपने क्या करना है, डिस्कस करना है, समझना है, ठीक है। गूगल पे करेंगे तो आपको एनालॉगस मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको ये एमसीक्यूज़ नहीं भी मिलेगा। बाकी आपने देख लेना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज़ पेपर में नहीं आएगा। बट दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक आई गेस फर्स्ट ईयर में भी है, आई थिंक वायरस वाला चैप्टर है कोई, उसके अंदर भी है। फिर है एमसीक्यूज़ नंबर 5। अगर मैं एमसीक्यूज़ नंबर 5 की तरफ आती हूँ तो इन द टैक्सोनॉमिक हिरार्की, जो टैक्सोनॉमिक हिरार्की थी जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे थे, तो उसके अंदर क्या था, चूज़ द टर्म विच इनकम्पासेस ऑल द अदर इन द लिस्ट। इससे एमसीक्यूज़ का मतलब ये होता है कि एक ऐसा टर्म जो क्या करे, उसके अंदर आने वाली सारी चीज़ों को कवर कर ले। अगर मैं कहूँ कि पापा, ठीक है, तो मतलब पैसे कहाँ से आते हैं भाई, आपको जो पॉकेट मनी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, पापा से मिलती है आपको, ठीक है ना, पॉकेट मनी। तो सोर्स ऑफ इनकम मेन तो पापा हुए ना, या आपकी मामा हुई ना जो आपको पैसे देती हैं। सोर्स ऑफ इनकम जो मेन चीज़ हुई वो मामा हुई, आपके अपने पैसे तो नहीं है, आपके यहाँ है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसकी सब लेवल हैं आप लोग। तो हमने क्या करना है, सोर्स ऑफ इनकम, आप ऐसे तो नहीं बताओगे मुझे 5000 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है तो मेरी इनकम ये हुई, नो, बड़ी वाली चीज़ बतानी है ना, क्योंकि उसके वो जिस सैलरी के वो अर्न करते हैं उसके अंदर ही वो आपकी पॉकेट मनी भी आ गई। इस तरह से हमने क्या करना है, इस ऑप्शन को चूज़ करना है। अब ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, जीनस, फिर स्पीशी, फिर ऑर्डर, फिर क्लास। ये 4 दिए हुए हैं। फिर ये ऑप्शंस नहीं हैं, ये आपको कैटेगरीज दी हुई हैं। ऑप्शन है आपके नीचे वाले 1 एंड 2, 2 एंड 3, 4। 1 एंड 2 मतलब जीनस एंड स्पीशीज़, क्या ये इसके अंदर सारी की सारी हायरार्की जो हमने पढ़ी थी वो आ गई, इसके अंदर कवर हो गई? नहीं, इसके बाद तो अभी बहुत कुछ रहता है, ठीक है। ऑर्डर ठीक है, हाँ, बड़ी लेवल का है, लेकिन क्या हमारे पास ऑप्शन इससे भी बड़ा है? लेट्स चेक इट। क्लास हमने पढ़ा था कि पहले स्पीशी, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास होती है। तो मतलब अगर क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आ रहे होंगे उसके अंदर ऑर्डर भी ज़रूर होगा, उसके अंदर स्पीशी भी ज़रूर होगी, जीनस भी ज़रूर होगा। मतलब ये क्लास एक ऐसा हमारे पास जो है वो ऑप्शन है जिसके अंदर बाकी तीनों ऑप्शन समराइज हो जाते हैं, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा इसको रिमूव करके साफ़ कर दिया। तो ऑप्शन हमारे पास 4 जो कि हमने चूज़ किया है, ये कौन से वाले में है? ये इस वाले डी ऑप्शन में है। तो हमारा जो 5 का राइट ऑप्शन है वो है डी। इसी तरह से अगर मैं 6 हमारे पास एमसीक्यूज़ की बात करूं तो इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जब हमने 4 किंगडम्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था तो हमने प्लांट किंगडम को हमने नाम दिया था मेटाफाइटा का। तो उसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, हमने बार बार एग्जांपल्स में आपको बता रही थी। तो उसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स आ रहे थे, एंजियोस्पर्म्स आ रहे थे एंड ब्रायोफाइट्स आ रहे थे, एल्गी नहीं थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या था? ए था। इसको आप बुक में चेक भी कर लीजिएगा और मेरे पास कंफर्म भी है कि इसका जो ऑप्शन है वो ए है, क्योंकि एल्गी जो है वो इसमें नहीं आता है। प्रिमिटिव एल्गी जो होती है वो आई गेस फंजाई में आती है, एंड जो सिंपल यूनिसेलुलर एल्गी होती है वो प्रोटिस्टा में आती है। और अगर फर्दर आप आगे की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि आपके लेवल की नहीं है तो उसमें प्रोटोक्टिस्टा में आती है, ठीक है।
उसके बाद हम आ जाते हैं इन 5 किंगडम सिस्टम। हमने वायरस को कौन से किंगडम के अंदर प्लेस किया था? तो भैया जी हम आपको बताते चलें कि हमने तो भाई वायरस को किसी भी किंगडम में प्लेस नहीं किया था। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, हमें कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इसका तो भाई पक्का पक्का ऑप्शन डी होगा, ठीक है, क्योंकि वायरस के पास ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी, क्योंकि वो सेल ही नहीं था तो हम उसको कैसे रखते, लेकिन वो रिप्रोड्यूस कर रहा था, डीएनए था, सेल्फ रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसके पास सेल तो नहीं था ना। सेल नहीं है तो ये लाइफ कैसे हुआ? लाइफ नहीं है तो हम किसी भी किंगडम के अंदर इसको कैसे रख सकते हैं? इसलिए नन ऑफ दिस, स्टिल कंफर्म नहीं है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है भी या नहीं है। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंफर्मेशन नहीं है तो हम इसको किसी भी किंगडम के अंदर प्लेस नहीं कर सकते। अब है बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट। कैट का भाई क्या नेम है? एक ट्रिक बता देती हूँ, वैसे तो आपने थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जो आप पीछे हम लोग साइंटिफिक नेम्स पढ़ते थे, मैं पीछे नहीं जा रही हूँ, आप लोग खुद बुक फोल्ड करके देख लीजिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन है, क्योंकि मुझे याद है ये काफ़ी सारे मेमोराइज्ड हैं, तो हमारे पास जो साइंटिफिक नेम है कैट का वो है ए, फेलिस कैटिस। तो आपको ये इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कैटिस मतलब कैट, कैटिस कैट मतलब कैटिस, ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। बाकी किसी के भी अंदर से कैटिस वैटिस नहीं है, तो आप इससे इजीली याद कर सकते हैं कि हमारे पास जो 8 का ऑप्शन है वो है ए। इसको मैं देखूं शायद कुछ और भी ट्रिक मैं आपको शेयर कर सकूं। मैं एक दफ़ा इस टॉपिक को देखूं, कौन सा टॉपिक था ये? ये था ना, अनियन प्लांट मतलब एलियम सीपा, मैंगो प्लांट मतलब मैंगीफेरा इंडिका। एल रिप्रेजेंट कर रहा है साइंटिस्ट के नेम को, मैंगो मतलब मैंगीफेरा, आप इस MM से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर नीम प्लांट अजाडियार्का इंडिका, फ्रॉग राना टिग्रीना, ये तो बहुत फेमस है। कैट को आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, कैट कैटस, और हाउस फ्लाई मुस्का डोमेस्टिका। चलें ये 2 याद कर लें, बहुत इनफ है, बाकी आप रहने दें, ठीक है। इनकी मैं इतनी कोई नेमिंग सेम नहीं हो रही है जो कोई ट्रिक बन सके इस पर, बट आप लोग चाहोगे तो बना भी दूँगी। सो उसके लिए थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, थोड़ा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, मुझे अपना टाइम निकालना पड़ेगा। चाहोगे तो बनाऊँगी ना, आप लोग देखोगे नहीं, फिर मेरे बनाने का क्या फ़ायदा। MCQs नंबर 9 है, मेंबर्स ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड ऑल हेट्रोट्रॉफिक। तो MCQs नंबर 9, इसका मैंने जब डिफरेंट रिसोर्सेज पे सर्च आउट किया इसका आंसर, तो मुझे वहाँ पे मिला प्लांटी, जो कि गलत है। इतना गूगल पे यकीन मत किया करें, थोड़ा दिमाग यूज़ किया करें। ऐसा किंगडम जिसके पास सेल वॉल हो। अब सेल वॉल किस किस के पास थी? प्लांटी के पास थी और फंजाई के पास थी कि नहीं थी? थी ना, याद है ना? टेबल खोलो, इससे पहले वाला जो टेबल है जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, देखो अभी के अभी। तो 2 हैं हमारे पास जिनके अंदर हमारे पास क्या है, मैं भी खोल के दिखा देती हूँ। सेल वॉल होती है, ठीक है, ये देखें सेल वॉल हमारे पास किस किस के अंदर है। ये सेल वॉल इसमें नहीं है, मतलब पॉलीसेकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड और सेलुलोज की फॉर्म में। एग्जैक्टली दिस इज़ नॉट अ सेल वॉल। ये प्रेजेंट होती किसी में, नथिंग मतलब बराबर नहीं कहीं होती। इसमें एब्सेंट साफ साफ लिखा हुआ, एनिमल्स में तो होती ही नहीं है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, इन 2 के अंदर होती है, मतलब प्लांटी एंड फंजाई। बट रिमेंबर वन थिंग एज वेल कि हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ये हैं, ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। उन्होंने हमसे पूछा है ऐसी सेल वॉल वाला जो हेट्रोट्रॉफिक हो, क्या इनमें से कोई हेट्रोट्रॉफिक है? ये है, ये है, ये है, नहीं ना। तो फिर हम कैसे प्लांटी, मोनेरा या फिर प्रोटिस्टा को टिक कर सकते हैं? इतनी बात क्लियर हो गई है। तो अब हम आ जाते हैं अपने MCQs की तरफ। तो हमारे पास तो जो है वो प्रोटिस्टा भी नहीं हो सकता, मोनेरा भी नहीं हो सकता, और प्लांटी भी नहीं हो सकता। फंजाई होता है जिसके पास एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, और ये क्या करता है? हेट्रोट्रॉफिक होता है, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता, दूसरों से लेता है। अपना फूड, प्रिपेयर्ड फूड को यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है। और ये क्या होता है? इसके पास सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। आई गेस सेलुलोज की बनी हुई है, बट लेट मी कर चेक इट। फंजाई एंड विदाउट सेलुलोज, मतलब इनकी सेलुलोज की नहीं बनी होती। यस, इनकी काइटिन की बनी हुई होती है। फंजाई हमारे पास जो होते हैं उनकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई होती है। अब हमारे पास MCQs नंबर 10 है जो कि लास्ट है, देन हम इसके बाद इसकी ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। तो 10 MCQs है हमारे पास, कलर चेंज कर लेती हूँ। बायोडाइवर्सिटी इज़ इफ़ेक्टेड विथ, बायोडाइवर्सिटी इनमें से कौन कौन से तरीक़ों से इफ़ेक्ट हो सकती है? क्या पॉल्यूशन से बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजी के अंदर जो वेरिएशंस हैं, जो ह्यूमन लाइफ है, वाइल्ड लाइफ है, वो इफ़ेक्ट हो रही है?
एग्जैक्टली हो रही है, पॉल्यूशन कार्स में से निकल रही है, व्हीकल्स में से, तो ये तो मेन फैक्टर है। डिफॉरेस्टेशन मतलब यही तो असल वजह। ओवर हंटिंग, आप उनको खा रहे हो, उनको हंट कर रहे हो, तो इसकी वजह से वैरायटी तो कम होगी ना। तो ये तीनों के तीनों ही रीजंस हैं। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि ऑप्शन नीचे वाले हैं, वो सिर्फ बताया जा रहा है, जो 1 2 3 4 1 2 3 लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सी एक, क्या ये तीनों, क्या इनमें से कोई एक, क्या ये दो, क्या ये ऐसे। तो नीचे वाले ऑप्शन थे जो कि ABCD की फॉर्म में, तो ये तीनों ही हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3 हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। अब मैं इसके बराबर में इसका आंसर लिख देती हूँ, ये है D, 9 का ऑप्शन है D, 10 का ऑप्शन है D। ठीक है, यहाँ तक MCQs क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अब है ब्लैंक्स हमारे पास। सबसे पहली ब्लैंक से बोला जा रहा है कि डिग्री ऑफ वेरिएशन विद इन और अमंग द स्पीशीज। कलर चेंज कर लेती हूँ। एग्जिस्ट इन डिफरेंट रीजन्स ऑन द अर्थ। अच्छा, हमने पढ़ा था पहली लाइन से, आई थिंक हमने स्टार्ट ही चैप्टर यहाँ से किया था, कि बहुत अमाउंट में वैरायटी मिलती है हमें, बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पीशीज़ की, जो कि डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे रह रही होती हैं अर्थ की। उन्हें क्या कहते हैं भाई, वही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इसका आप क्या लिखोगे, ब्लैंक्स में लिखोगे बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्पेलिंग नहीं याद, बुक से देख के लिख लें, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखने बैठूंगी तो वो नहीं लिखी जाएगी मुझसे, ठीक है। फिर ब्लैंक नंबर 2 है हमारे पास, डैश स्पीशीज आर गिवन साइंटिफिक नेम्स। कौन सी स्पीशीज़ थी जिनको हमने साइंटिफिक नेम्स दिए थे। सिमिलर स्पीशीज़ आती हैं जिनको साइंटिफिक नेम्स दिए जाते हैं। ऐसा तो नहीं एक कोई और स्पीशीज से बिलोंग करता है, दूसरा किसी और, से नाम हमने एक जैसा दे दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। स्पीशी तो सेम होनी चाहिए ना, जो सेम एक दूसरे के साथ। स्पीशी क्या होती है, जो सिमिलर इंटरब्रीडिंग का प्रोसेस रखे। तो सेकंड का हमारे पास क्या हो जाएगा, सिमिलर स्पीशीज आर गिवन साइंटिफिक नेम्स। थर्ड है, डैश स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। मतलब कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं बट हैविंग सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। इनका मतलब ये है कि इनके फंक्शन सेम होंगे। स्ट्रक्चर्स दैट हैव डिफरेंट फंक्शन, मतलब इनका फंक्शन जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, स्ट्रक्चर्स दैट हैव डिफरेंट फंक्शन। मतलब फंक्शन क्या हुआ, डिफरेंट हुआ। फंक्शंस के लिए एक और वर्ड यूज होता है जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजी। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनके पास क्या है, डिफरेंट फंक्शंस हैं बट उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। तो ऐसे हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, वो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स थे एनालॉगस, ठीक है। फिर है हमारे पास साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। ऐसी साइंस क्लासिफिकेशन की जिसके अंदर हम, मतलब ऐसी साइंस जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, उनको नेमिंग कर रहे हैं, उनके लिए नॉमेनक्लेचर, उनके लिए प्रिंसिपल्स, उनके लिए लॉज का यूज़ हो रहा, उससे हम कहते हैं साइंस ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है। टेक्सोनॉमी सिर्फ आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। फिफ्थ वन इज मोस्ट प्रोटिस्ट आर। हमने देखा था जो प्रोटिस्ट को हमने जब रखा था वो मोस्टली क्या थे, इक्वेटिक थे, पानी में रहने वाले थे, उनके पास एनिमल्स प्लस प्लांट्स जैसी दोनों जैसी करेक्टरिस्टिक्स थी, तो इसका होगा इक्वेटिक। फिर है हमारे पास डैश आर ए क्लोरोफाइलस एंड एब्जॉर्प्टिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन से थे भाई, एब्जॉर्प्टिव का अभी मैंने आपको बताया, हेटरोट्रॉफिक। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है, फंजाई के अंदर है, फंजाई के पास होता है। और जो फंजाई होते हैं उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती, ये इनका मेन कैरेक्टर होता है। तो हमारे पास जो 6 का जो ब्लैंक के अंदर जो फिल होगा वो होगा फंजाई। फिर 7 है डैश इज़ नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि ये वायरस की फर्स्ट लाइन ही आई गेस ये थी कि ये क्या करता है, होस्ट के अंदर रहता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, लेकिन उसके पास सेल नहीं होता है, इसलिए वो वायरस ही है, इसलिए हमने उसको किसी किंगडम में भी नहीं रखा। तो 7 की ब्लैंक में आपने लिखना है वायरस। 8 है हमारे पास साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी व्हेन प्रिंटेड। जब आप प्रिंटेड फॉर्म में अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए इटैलिक। तो यहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, इटैलिक लिख देना है, ठीक है। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कॉल्ड, जब हम ट्रीज़ को कट डाउन कर देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग्स, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। क्या कर रहे होते हैं हम, अपने फ़ायदे के लिए प्लांट्स को कट कर रहे होते हैं, कभी रोड्स बना देते हैं, कभी कुछ लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, बिल्डिंग्स बना देते हैं। कितना ज़्यादा फॉरेस्ट था पाकिस्तान के अंदर,
एंड अब डे बाय डे रिसर्च की हमने कुछ रिपोर्ट्स वगैरह आर्टिकल्स की रिसर्च देखी थी, जिसके अंदर से हमें अंदाज़ा हुआ था कि डे बाय डे डिफॉरेस्टेशन जो होती है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इस वजह से जो हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का नहीं बल्कि इन्वायरमेंट का, वो इंक्रीज़ हो गया। उसके अंदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फरस ऑक्साइड वगैरह इंक्रीज़ हो गई हैं। ठीक है, इसी तरह से 10 की तरफ अगर मैं आऊँ तो कहा जा रहा है ऐसे एनिमल्स जो कि रिस्क पर हैं कि वो एक्सटेंड होने वाले हैं या ख़त्म होने वाले हैं, डी इंडेंजर होने वाले हैं, जिनके लिए ख़तरा है कि या तो वो ख़त्म हो चुके हैं या ख़त्म होने वाले हैं, उनकी स्पीशीज़ हमें मिल नहीं रही हैं क्योंकि वो और बन नहीं रही हैं। बन क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि या तो वो ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने के करीब हैं या वो बहुत कम रह गई हैं। तो इसी ऑर्गेनिजम्स के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया था? वो यूज़ किया था हमने इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो 10 के अंदर आप लिखेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब हम आ जाते हैं डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, जो कि हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास इस चैप्टर का। इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके आगे के जो क्वेश्चंस है 4, 5 एंड 6 वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इससे पहले समरी जो थी वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बीच से हमने ये 3 क्वेश्चन रखे थे क्योंकि आई नो कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और अगर मैं उसको उन्हीं वीडियो के अंदर कंक्लूड कर देती तो बहुत मुश्किल हो जाता है। एक ही वीडियो आप लोग 50 मिनट की नहीं देख पाते। ठीक है, उतना ही पढ़ाती हूँ जितना एक दिन के अंदर आप कोर्स कवर कर सकें। वादा याद रखिएगा अपना, मेरी वीडियो देखने के बाद कोर्स आपने जितना जितना मैंने पढ़ाया उसको आपने क्या करना है, बुक से पढ़ लेना है। बुक से पढ़ने के बाद नोट्स बना लेने, और नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, आप लोगों ने खुद से पढ़ना है, समझना है, डिस्कस करना है, ओन वर्ड्स में लिखना है। चाहे 4 में से 1.5 लाइन समझ आए लेकिन लिखनी खुद से। ठीक है जी। सो डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करने का मैंने आपको तरीका बताया था, ऊपर हेडिंग डाली। जैसे फर्स्ट वाला है एनालॉगस। ठीक है, अच्छी सी प्यारी सी एक लाइन के अंदर हेडिंग डाली ऐसे 1 लगा के, और नीचे 2 लाइनें लगा दीजिएगा जैसे मैं लगाती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी डेफिनेशन। बायोडाइवर्सिटी, ये थे प्रिंसिपल्स जी, ये आ गए हमारे पास। एनालॉगस क्या थी? सिमिलर इन स्ट्रक्चर, हैव स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है। तो एनालॉगस में क्या होगा? डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड हैव सेम फंक्शंस। फंक्शन सेम होना चाहिए, तो इसकी आप डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। बट लेट मी करेक्ट वन थिंग कि हमने जो ब्लैंक नंबर 3 है उसके अंदर लिखा था, इसमें अंदर था स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। ऐसा स्ट्रक्चर जिसके पास डिफरेंट फंक्शंस हो, मतलब उसकी फिजियोलॉजी, उसके फंक्शंस, उसका मैकेनिज़म्स, उसके प्रोसेसेस क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन सिमिलर इंटरनल आर्किटेक्चर हो। मतलब स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर हो। तो आई गेस इसके अंदर होमोलॉगस होना चाहिए, बट आई हैव रेड एट डिफरेंट बुक्स के वहाँ पे एनालॉगस लिखा गया है। सो ये MCQs भी आई गेस एक्सेप्शन, लाइक जैसा वो पहले भी था एक MCQs, अब ये ब्लैंक भी है। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस। फंक्शन अगर डिफरेंट होगा तो वो एनालॉगस का भी हो ही नहीं सकता। बट हैव सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए वैसे भी हम एना ही वर्ड यूज़ करते हैं, तो एनालॉगस एक तरह से हो भी सकता है, बट ये डिफरेंट फंक्शन ना कहता है, यहाँ पे भी सिमिलर लिख देता है, तो ये बहुत आसानी हो जाती। सो यू मे चेक इट from your school teacher or from Google, but I had checked somewhere it is written analogous and it can be homologous as well. तो इस तरह से आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है एनालॉगस के अंदर कि इसके अंदर एनालॉगस हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो क्लासिफिकेशन होती है हमारे। नहीं, आप ऐसे लिखना जैसे मैं बताती हूँ, आपने लिखना है इंग्लिश में, बट मैं बताती हूँ आपने लिखना है कि एनालॉगस हमारे पास मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं, उनकी वो टाइप होती है जिसके अंदर जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं वो सेम रहते हैं, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन की हेडिंग डाली, नीचे लिखा कि क्लासिफिकेशन हमारे पास वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं। और क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है। हर वैरायटी को कैसे हम समझें, कैसे उनको हम एवोल्यूशन और उनकी जो एंसेस्टर्स हैं उनको या डिसेंडेंट्स हैं उनको हम किस तरह से फाइंड आउट करें, तो उसकी पूरी रिसर्च, उसकी पूरी स्टडी क्लासिफिकेशन करके ही हमें पता चली। स्पीशी क्या होता है? एक बेसिक यूनिट, एक छोटे से छोटा यूनिट। जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका जो बेसिक यूनिट होता है, छोटे से छोटा यूनिट होता है, वो होता है सेल।
इसी तरह से जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो कोई भी मैटर होता है उसका जो बेसिक सबसे छोटे में छोटा यूनिट होता है वो होता है एटम। इसी तरह से जब हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो उसमें छोटे से छोटा जो यूनिट होता है वो क्या होता है, स्पीशी। फिर है हमारे पास फैमिली। फैमिली क्या होती है, जब हमारे पास क्या होते हैं जीनस मिलते हैं तो वो फैमिली बनाते हैं। मेटाजोआ प्लांट्स के लिए, मेटाजोआ एनिमल्स के लिए हमने जब 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की थी उनके लिए रखा था। एक दो एग्जाम्पल ले लीजिएगा, माइसेलियम एंड हाइफी। जो हमारे पास फंजाई होता है उसकी बॉडी जो होती है उसकी बॉडी को हम माइसेलियम कहते हैं, ठीक है। और उसमें से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, मतलब ऐसी होती है, ये 2 लाइंस हैं और ये एक ऐसे, तो इसकी बॉडी को हमने माइसेलियम कहा और इसकी थ्रेड को हमने हाइफी कहा। जीनस क्या होता है, सिमिलर स्पीशीज़ मिलकर जीनस बनाती हैं। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसी स्पीशीज़ जो ख़त्म होने के करीब हैं, ख़त्म हो चुकी हैं या उनको ख़तरा है कि वो ख़त्म होने वाली हैं, तो उन या रिस्क पर हैं, तो उनको हम कहते हैं कि वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। किंगडम क्या होता है, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। इसके अंदर सारी की सारी, चाहे वो फैमिली हो, ऑर्डर हो, क्लास हो, फाइलम हो, सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो किंगडम हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। टोटल 5 किंगडम्स हैं हमारे पास, तो ये आपने क्या करना है, याद रखना है। सो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन को आपने क्या करना है, एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लेना है। 3 फ्रेंड्स के साथ आप लोगों ने कम से कम इसको शेयर करना है। आपकी जो भी राय है इस वीडियो से रिलेटेड उसको कमेंट्स में लिखें, ताकि मैं आपकी राय को पढूं और अपनी वीडियो के अंदर थोड़ी ना थोड़ी तब्दीली ला सकूं। अगर कहीं कमी है, अगर अच्छी है तो प्लीज़ तारीफ़ भी कर सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है मेरी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।